अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट। ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से 183 डेज़ या इससे ज़ायद मुल्क से बाहर हैं, यानी कि वो लोग जो आधे साल से ज़ायद पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो ओवर द पीरियड हैं या प्रायर ईयर्स में भी वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ऐसे लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल की जाए? तो सबसे पहले आईआरएस पे जाऊँगा। तो ये वेबसाइट है जी, irs.fbr.gov.pk/login। आप आयरस एफ बी आर गूगल पे सर्च करके भी इस लिंक पे पहुंच सकते हैं और आप डायरेक्टली irs.fbr.gov.pk पे जाके भी आयरस एफ बी आर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये वार्निंग का जो साइन है इसको क्लोज करूंगा। इसके बाद जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स होंगे, जब आपने एनटीएन बनाया होगा तो आपको पासवर्ड और पिन आया होगा। लॉगिन में आपका सीएनआईसी आ जाएगा, पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा और इसके बाद आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना एनटीएन बना लेंगे। तो सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सबसे ऊपर आ रहा है मेरे पास रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन। तो हमने जाना है डिक्लेरेशन पे। तो डिक्लेरेशन के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास ऑल ऑप्शंस आ गए, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, सिंप्लीफाइड रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल। तो हमने जाना है रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे, तो इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरा जो बॉर्डर है ये वाइट हो गया। तो ये आपके पास 3 कॉलम्स अपीयर हो जाएंगे। सैलरी रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न है, सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, फाइनल टैक्सेशन है, इनकम्प्लीट ट्रांजिशनल ईयर है, वेल्थ स्टेटमेंट है। और ये आपके पास आ रहा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान, ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरे से पूछ रहा है टैक्स पीरियड। तो मैं टैक्स रिटर्न कर रहा हूँ 2024 की। तो जो हमारा टैक्स पीरियड है वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। आपका कैलेंडर ईयर यूजली स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर, लेकिन टैक्स के केस में जो टैक्स पीरियड है या जो टैक्स ईयर है वो आपका स्टार्ट होगा 99% केसेस में 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो ये हमारा जो टैक्स पीरियड है ये होगा 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। तो 2024 लिखूंगा। जैसे ही मैंने 2024 लिखा उसने मेरा टैक्स पीरियड उठा लिया। तो ये देखें टैक्स पीरियड मेरा आ गया 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, अगर आपसे टैक्स पीरियड गलत सेलेक्ट हो गया तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस से इसको डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया मेरे पास जो मेरी रिटर्न है उसका ड्राफ्ट ओपन हो गया। 114 सबसेक्शन 1, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरली बाय नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो सिंपली एक दफ़ा रिटर्न को सेव कर लेता हूं। तो ये देखें इसमें, क्योंकि आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पाकिस्तान में, तो ये देखें इधर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उनके टैब्स नहीं आ रहे। एम्प्लॉयमेंट था, बिजनेस, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, व्हाट्सएवर। तो ये आपके जो इनकम वाले टैब है वो नहीं आ रहे इधर, क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है और हमारी कोई भी पाकिस्तान में इनकम नहीं है। तो सबसे पहले एडजस्टेबल टैक्स पे चलता हूँ। तो ये आपके पास जितने भी सेक्शन हैं जिनके तहत आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, सबसे पहले ये देख लें, एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। अगर आप बैंक से 50,000 या इससे एक्सीडिंग पैसे निकलवा रहे हैं तो आपका 0.6% यानी कि 300 रुपया डिडक्ट हो रहा होगा पर 50,000 रुपीज़। तो अगर आपका कैश विड्रॉल पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उसके केस में आपने क्या करना है, आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में वो मांग रहा है IBAN/IBFT, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आप इधर एंटर कर देंगे और नीचे आपके कॉन्टेंट्स में आ जाएगा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। उसके बाद आप लिख देंगे आपकी बैंक कौन सा है, बैंक अल्फला है, व्हाट्सएवर। उसके बाद ब्रांच आ जाएगी और उसके बाद सिटी आ जाएगा और ये डिटेल्स देने के बाद आप सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लोज करता हूँ। इसके अलावा अगर आपने कोई मोटर व्हीकल ली है, कोई गाड़ी आपने परचेज की है, तो जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। जब आप गाड़ी का नंबर लगवाते हैं तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर आप स्लिप देखेंगे, सपोज आपने पंजाब में गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई है तो उस पर इनकम टैक्स आ रहा होता है। तो सिंपली एज इट इज़ आप प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले गाड़ी का नंबर लिख देंगे, उसके बाद आप गाड़ी का मॉडल लिख दें, कितने सीसी है वो लिख दें और लास्ट में गाड़ी कौन सी कंपनी की है। सपोज होंडा है, सबसे पहले नंबर आ जाएगा LEA स्पेस जो भी आपका नंबर है। देन मॉडल आ जाएगा, जौन सा भी मॉडल है, आगे 1600 सीसी है, 1300 सीसी है, वो आ जाएगा। एंड लास्टली होंडा, टोयोटा, चैंगान,
व्हाट्सएवर जो भी आपकी गाड़ी है उसका नेम आ जाएगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इसको क्लोज करता हूँ। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है जिनके आगे ये प्लस का टैब बना हुआ है, इस इंफॉर्मेशन में आपने फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ये आपसे फर्दर डिटेल्स मांगेगा। अब जैसे कैश विड्रॉल है वो आपसे आईबैन मांग रहा है या आईबीएफटी मांग रहा है आपका अकाउंट नंबर, और नीचे फर्दर कंटेंट में वो आपसे मांग रहा है कि आप बताएं करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, बॉन्ड्स हैं, अपनी ब्रांच का नेम बताएं, बैंक का नेम बताएं, सिटी बताएं। तो ये जितने भी कॉलम्स हैं जिनके आगे प्लस बना हुआ है, इधर आपने फर्दर डिटेल ऐड करनी है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ रहा है मोटर व्हीकल ट्रांसफर फी। अगर आप अपनी गाड़ी ट्रांसफर करते हैं तो उस पर भी आपको एडवांस टैक्स लग रहा होता है, तो वो भी आपने स्लिप से देख लेना है। पंजाब से करवा रहे हैं तो आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले स्लिप देते हैं, उस पर वो मेंशन होती है अमाउंट इनकम टैक्स की। मोटर व्हीकल सेल अंडर सेक्शन 231 बी सब सेक्शन 3। अच्छा, अगर आपने गाड़ी परचेज की है तो जब आपको इनवाइस मिलती है कंपनी की, सपोज कर लें आपने टोयोटा यारिस खरीद ली, तो आपको टोयोटा की एक इनवाइस मिलेगी। उस इनवाइस में सबसे पहले अमाउंट होगी, अमाउंट के बाद आपका सेल्स टैक्स आ रहा होगा, देन एफईडी आ रही होगी और टोटल अमाउंट आ रही होगी। और उस इनवाइस के नीचे लिखा होगा कि हमने सेक्शन 231 बी सब सेक्शन 3 के तहत 50,000 रुपीज जो है आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, और ये एडवांस टैक्स की अमाउंट इनवाइस में इंक्लूड है। तो वो जो 231 बी सब सेक्शन 3 की अमाउंट है वो भी आपने इधर ऐड कर देनी है। तो एज इट इज प्लस पे क्लिक करेंगे, गाड़ी का नंबर आ जाएगा और कॉन्टेंट्स में गाड़ी का मॉडल आ जाएगा, आपकी गाड़ी कितने सीसी है वो आ जाएगी और कौन सी कंपनी है ये आ जाएगी। तो सिंपली इसको क्लोज करता हूँ, कैंसिल पे क्लिक करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235, अगर तो आपका बिल जो है 25,000 से एक्सीड कर रहा है तो उस पर आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। तो सिंपली उसकी भी अमाउंट आपने बिल से देख लेनी है। तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, इधर आपका जो लेस्को का नंबर है या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका नंबर आ जाएगा। कंटेंट्स में आप दे देंगे कि गैस है या आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है व्हाट्सएवर। आगे कमर्शियल या रेजिडेंशियल में आप रेजिडेंशियल लिख देंगे, एंड देन आप लिख देंगे कौन सा आपका सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे हमारे केस में लेस्को है, फेस्को है, आईएसको है, गैपको है, व्हाट्सएवर। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इलेक्ट्रिसिटी लिखा, देन आप कॉमा डाल दें, उसके बाद आप लिख दें गैपको या फेस्को जो भी है, और ऊपर यूटिलिटी में आपका जो कंज्यूमर रेफरेंस नंबर आपके बिल के टॉप पे आ रहा होता है आपके नेम से ऊपर, वो आपने लिख देना है। तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। टेलीफोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए, अगर आप टेलीफोन यूज कर रहे हैं, सपोज कर लें पीटीसीएल है, तो जो पीटीसीएल का बिल है उसमें एडवांस टैक्स लग के आ रहा होता है। अगर आप अपने बिल का ब्रेकअप देखें तो उधर सबसे पहले अमाउंट लिखी होगी, उसके बाद WHT लिखा होता है विद होल्डिंग टैक्स। तो वो विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। प्लस पे क्लिक करूंगा, सिंपली आपका जो नंबर है वो आ जाएगा। कॉन्टेंट्स में आप लिख देंगे यूटिलिटी टाइप कौन सी है, तो इधर आप टेलीफोन लिख देंगे और नंबर लिख देंगे। सपोज मैं कुछ भी लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, टेलीफोन आ जाएगा और आगे मैं लिख दूंगा पीटीसीएल। आप इसको कैपिटल भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप इसको कैपिटल कर दें वर्ड्स को, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। और इस तरह इधर जो आपकी जो रिसीट स्लैश वैल्यू है, इधर आपके बिल की टोटल अमाउंट आ जाएगी। सपोज मैं कर देता हूँ इधर 1.5 लाख, और टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड में जितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो अमाउंट आ जाएगी। तो सिंपली इधर आप टैक्स की अमाउंट लिख दें, सपोज मैं 1500 लिख देता हूँ, और इसके बाद सिंपली आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें 1.5 लाख और 1500, ये एडजस्टेबल टैक्सेस का टोटल आ रहा होगा सबसे ऊपर। ये टेलीफोन के आगे जब मैंने प्लस पे क्लिक किया और ये नीचे लाइन ऐड हो गई, ये टेलीफोन का सब टोटल है और ये इन टोटलिटी में एडजस्टेबल टैक्स आ रहा है। अब सपोज कर लें, अगर मैं नीचे चलता हूं, परचेज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उस पर आपका टैक्स विदहेल्ड हो गया। सपोज कर लें कि 1 लाख की मैंने प्रॉपर्टी परचेज की, उस पर 3% मेरा टैक्स विदहेल्ड हो गया, क्योंकि मैं फाइलर था। 3,000 लिखूंगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू रिसीट वैल्यू थी 1 लाख, टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड में मेरा 3,000 आ गया। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, ऊपर जाता हूं, तो ये देखें वैल्यू रिसीट वैल्यू मेरी 2.5 लाख हो गई, 1.5 लाख ये, 1 लाख प्रॉपर्टी वाली, और टैक्स की अमाउंट जो थी 1500 ये, और 3,000 ये ऐड हो गई। ये आप देख सकते हैं जी, 4500 आ गया।
सो इस तरह जितने भी आपके सेक्शंस हैं या जितने भी कॉलम्स हैं आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए। आपके पास अगर कोई सिम है, टेलीनॉर है, जैज़ है, ज़ोंग है, यूफोन है, व्हाट्सएवर, जब आप ओवर द पीरियड आप यूज़ करते हैं अपनी सिम को, तो जो भी आप लोड कर रहे हैं या पैकेजेस कर रहे हैं, उस पे आपका टैक्स विदहल्ड हो जाता है। तो आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, आप उसकी वेबसाइट पे या आप उसकी ऐप पे जाके अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंचाइज़ पे जाके भी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपका होगा 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। सपोज़ मैं 2024 की रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरा टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होगा 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। तो उसकी डिटेल ऐड करने के लिए भी सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्लस वाले कॉलम है ये आपसे फर्दर डिटेल्स एक्वायर कर रहे हैं, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। कंज्यूमर रेफरेंस नंबर में आपका आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा 0300 व्हाट्सएवर पूरा। कॉन्टेंट्स में वो कह रहा है कौन सा है, यूटिलिटी टाइप क्या है, तो इधर आप अपना चाहे सेलफोन लिख दें चाहे कुछ भी ना लिखें, देन आप लिख देंगे प्रीपेड और आगे आप लिख देंगे कॉमा डाल के जो भी आपकी कंपनी है, टेलीनॉर है, जैज है, यूफोन है, जोंग है, व्हाट्सएवर। तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आ रहा है प्रीपेड टेलीफोन कार्ड अंडर सेक्शन 236 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी। अच्छा, पहले आपके कार्ड्स आया करते थे, 1000 का कार्ड है या 1500 का कार्ड है। स्पेसिफिकली वर्ड कॉल एक कंपनी थी, उसके केस में आप अपना जो टेलीफोन था उसको रिचार्ज कर लेते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो अब खत्म हो चुका है, तो इसको आप छोड़ दें। फोन यूनिट अंडर सेक्शन 236 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, तो ये आपका टेलीफोन के ही मद में आ जाएगा, तो इसको आप छोड़ दें। इंटरनेट बिल अंडर सेक्शन 236 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी, आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है, सपोज टॉम फाइबर है, नया टेल है, जो भी है, स्पीड नेट है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो आपका टैक्स डिडक्ट करते हैं। अगर आप उनके बिल्स देखें तो उसमें 236 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी के तहत उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, तो आपने उस टैक्स की अमाउंट इधर ऐड कर देनी है। सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा, जो आपका नंबर है वो आ जाएगा। कंटेंट में आप लिख दें कि इंटरनेट प्रोवाइडर और आगे आप उसका नेम लिख देंगे, जैसे वतीन है या आपका वर्ड कॉल है या आपका नया टेल है या स्टॉम फाइबर है, व्हाट्सएवर। कैंसिल पे क्लिक करूंगा। प्रीपेड इंटरनेट कार्ड, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये इसका रुझान नहीं है अब। परचेज बाय ऑक्शन अंडर सेक्शन 236 ए इंक्लूडिंग रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, तो ये आप जो ऑक्शंस पे चीज़ें खरीदते हैं यूजली टेंडरिंग के थ्रू, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है या आप ले रहे होते हैं आमतौर पे, या आपके जो टोल प्लाजाज हैं इनके ठेके हो रहे होते हैं, तो ये उसकी अमाउंट आ जाएगी। आगे फिर परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसकी डिटेल इधर आ जाती है। जो आप रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री की वैल्यू की बेस पे आपका एक टैक्स चालान बनता है, वो टैक्स चालान आप पे करते हैं, आपके पास एक सीपीआर आ जाता है, उसके ऊपर आपकी ये रिसीट वैल्यू और टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड वो वैल्यू आ रही होती है। सो जितनी भी मैंने वैल्यूज ऐड की ये मेरे पास ऊपर आ गई। ये एडजस्टेबल टैक्स का जो टोटलिटी थी इस कॉलम में आ गई, 2.5 लाख और 4500 जो टैक्स है इसकी अमाउंट आ गई। अच्छा, इसके बाद मैं चलूंगा फाइनल स्लैश फिक्स स्लैश मिनिमम स्लैश एवरेज स्लैश रेलिवेंट स्लैश रिड्यूस टैक्स में। तो जी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद चलूंगा कंपटीशन पे, तो इसमें आ रहा है टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सनस अंडर सेक्शन 4C। तो सेक्शन 4C जो है वो बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल है कि बैंकिंग कंपनीज ने सुपर टैक्स पे करना ही करना है, और ऐसे पर्सन जिनकी जो इनकम है 500 मिलियन या इससे एक्सीड कर रही है, तो नॉन रेजिडेंट के केस में तो आप पे ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सो सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद चलूंगा वेल स्टेटमेंट पे, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। जो आपकी वेल स्टेटमेंट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपके एक्सपेंसेस जिसमें पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन पाकिस्तान, एंड देन आपकी रिकंसिलिएशन, आपके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और लास्टली आपकी रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। तो सिंपली पर्सनल एक्सपेंसेस पे जाऊंगा। पर्सनल एक्सपेंसेस में जितने भी टाइप के आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे रेंट आपने कोई पे किया पाकिस्तान में, रेट्स, टैक्सेस, चार्जेस, सेस, आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, कोई और टैक्सेस पे कर दिए टीएमए के व्हाट्सएवर, वो आ जाएगा। व्हीकल रनिंग स्लैश मेंटेनेंस,
गाड़ी की आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई है वो आ जाएगा, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टिकट्स चाहे बस के हैं चाहे प्लेन के हैं, चाहे आपने पाकिस्तान ट्रैवल किया चाहे अब्रॉड, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ जाएंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी के 12 बिल आपने सम अप कर लेंगे और उसकी अमाउंट एंटर कर देंगे। वाटर, गैस, टेलीफोन, एसेट इंश्योरेंस स्लैश सिक्योरिटी, आपने कोई एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसका प्रीमियम आ जाएगा। आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एजुकेशनल बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई पेमेंट की है पाकिस्तान में वो आ जाएगी, किसी क्लब की मेंबरशिप है तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। फंक्शन स्लैश गैदरिंग्स, किसी फंक्शन पे आपने कोई एक्सपेंस की है, किसी की शादी पे या वैसे कोई पार्टीज पे तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। कोई ज़कात दे दी, कोई डोनेशन दे दी, एन्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, कोई आपने लोन पे ऑफ कर दिया या प्रॉफिट ऑन डेट आपने कोई इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक का, सपोज कर लिया आपने बैंक से लोन लिया हुआ था तो जो मार्कअप था उसकी अमाउंट आ जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसका प्रीमियम आ जाएगा इधर। अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसके अलावा आपके जितने भी घरेलू अखराजात हैं, आपके किचन के एक्सपेंसेस हैं, अदर देन किचन एक्सपेंसेस हैं, अदर देन अबव मेंशन, उन सब की अमाउंट इधर आप मेंशन कर देंगे। अब ये जितने भी कॉलम्स है ये इधर आप लिख सकते हैं। ये देखें, अगर मैं किसी पे क्लिक करूं तो ये मुझे लिखने देगा। तो सपोज कर ले मैं कहता हूं कि मेरे घर के जो एक्सपेंसेस हैं किचन के, स्पेसिफिकली जो किचन के एक्सपेंसेस हैं वो है 7.5 लाख, तो 7.5 लाख लिख लेता हूं इधर और उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें पर्सनल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस का टोटल ये मेरे पास आ गया पर्सनल एक्सपेंसेस। ये देखें ये कोड है इन टोटलिटी और ये नीचे सब कोड्स आ रहे हैं और इन सब कोड्स का टोटल ये आ गया मेरे पास 7.5 लाख। आप जितने भी एक्सपेंसेस ऐड करते जाएंगे उन सब का टोटल ये पर्सनल एक्सपेंसेस जो सबसे ऊपर आपकी रो है उधर ही आता जाएगा। जैसे हमारा एडजस्टेबल टैक्सेस में भी नीचे सब टोटल हो रहे थे और सबसे ऊपर आपका एडजस्टेबल टैक्स में सारे टोटल हो रहे थे। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स। सपोज एक वाइफ है, उस वाइफ को उसका हस्बैंड जो है पैसे देता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। अब सपोज कर लें कि 7.5 लाख पर्सनल एक्सपेंसेस थे और 7.5 लाख रुपए ही जो है हस्बैंड ने दे दिए। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, ऊपर जाता हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस की अमाउंट जीरो हो गई क्योंकि 7.5 लाख रुपया मेरा खर्चा था और 7.5 लाख ही हस्बैंड की तरफ से वाइफ को मिल गए। तो जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो ज़ीरो हुए क्योंकि मैंने खुद से तो कोई खर्चा किया नहीं, तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़ीरो हो गए। अच्छा, इसके बाद चलूँगा पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ पे। अच्छा, अगर तो आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रायर ईयर में भी थी और आप रिटर्न्स फाइल कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली प्रायर ईयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इधर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं रिफ्लेक्ट होंगी तो आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, तो आपका सारा डाटा जो है इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ अपनी वेल्थ को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट प्रीवियस वेल्थ, तो सिर्फ आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है इधर जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी अगर वो ऑटोमेटिकली फैच नहीं हुई। अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो आपको ये डाटा सारा फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, उसके बाद मेरे पास आ रहा है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस। अगर तो आपके पास प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, किसी विलेज में आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल आप इधर ऐड करेंगे। तो ये देखें इनके सबके साथ प्लस का साइन बना हुआ है, तो जिस जिसके साथ प्लस का साइन बना हुआ है उसमें आपने फर्दर इन्फो ऐड करनी है। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये सबसे पहले मेरे पास प्रॉपर्टी का एड्रेस मांग रहा है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी वो यूजली गांव में होगी, तो जो भी आपके गांव का एड्रेस है मौजा दिस या डाखाना खास दिस वो सारा आप ऐड कर देंगे। उसके बाद कॉन्टेंट्स में चलता हूँ, वो कह रहा है कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो हमारे केस में एग्रीकल्चरल है, तो आप एग्रीकल्चरल लैंड लिख दें या कुछ भी ना लिखें। उसके बाद आप लिख देंगे कितने केनाल की है या कितने एकड़ है, सपोज 74 केनाल है या 25 एकड़ है वो आप लिख देंगे। देन आप अपना जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिख देंगे, सबसे ऊपर गांव का नेम आ गया। उसके बाद आप लिख देंगे एग्रीकल्चरल लैंड, उसके बाद आप उसकी मेजरमेंट लिख देंगे केनाल्स में या एकड़्स में, और आगे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि मेरे केस में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो सिंपली कैंसिल करता हूँ इसको। उसके बाद मेरे पास आ रहा है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी।
अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई शॉप है, कोई वेयर हाउस है, व्हाट्सएवर, आपके पास कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्री है, आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें आपका प्लॉट आ जाएगा, आपका घर आ जाएगा, उन सब की डिटेल आप इस कॉलम में ऐड करेंगे। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। इधर आप अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख देंगे। अगर तो आपकी शॉप है तो शॉप नंबर लिख देंगे और आगे उसका एरिया लिख देंगे। शॉप नंबर दिस और आगे किस एरिया में है, मोहल्ला या ब्लॉक या स्ट्रीट। उसके बाद कॉन्टेंट्स में जाएंगे। कॉन्टेंट्स में आप लिख देंगे, अगर शॉप है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी आपकी, कमर्शियल लिख देंगे। कमर्शियल के बाद कितने एरिया में है, मरलाज में है, स्क्वायर फीट में है, केनाल में है, वो आप लिख देंगे कॉमास के साथ। सबसे पहले कमर्शियल लिखेंगे, मैं कमर्शियल लिख देता हूँ। उसके बाद कॉमा दूंगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 250 स्क्वायर फीट। उसके बाद फिर कॉमा देता हूँ। उसके बाद आप लिख देंगे कि किस हाउसिंग सोसाइटी में है, या किस सिटी में है, या किस एरिया में है, और लास्टली आप अपनी सिटी का नाम लिख देंगे। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई घर है या प्लॉट है तो सबसे पहले उसका एड्रेस आ जाएगा, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, या ब्लॉक नंबर दिस अगर किसी सोसाइटी में है। प्लॉट है तो प्लॉट नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दिस। इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, रेजिडेंशियल हाउस लिख दें या रेजिडेंशियल प्लॉट लिख दें। उसके बाद आप एरिया लिख देंगे, 5 मरला है या 1 केनाल है, या स्क्वायर यार्ड्स में या स्क्वायर फीट में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके आगे आप एरिया का नाम लिख दें। अगर आपकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिख दें, और लास्टली अपने सिटी का नाम लिख दें। सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूंगा। बिजनेस कैपिटल, अगर तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कैपिटल होगा, तो आप उसकी अमाउंट इधर ऐड कर देंगे। लेकिन क्योंकि आप बिजनेस कर ही नहीं रहे, आप तो है ही नॉन रेजिडेंट, आपकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ही नहीं कर रहे पाकिस्तान में, तो आपका कोई बिजनेस कैपिटल नहीं होगा। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस, आपके पास कोई इक्विपमेंट है जैसे ग्रास कटर कह लें, या कोई और एक्सपेंसिव मशीन है जिसको आप यूज़ करते हैं अदर देन बिजनेस, डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए। ग्रास कटिंग मशीन है आपके पास, कोई ट्रैक्टर है, आप ग्रास कटिंग के लिए अपने घर के लॉन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। एनिमल नॉन बिजनेस, आपने कोई गाय भैंस रखी हुई है पाकिस्तान में अपने दूध के लिए, कोई एक्सपेंसिव आपके पास डॉग है, कैट है, घोड़ा है, एक्सपेंसिव एनिमल, तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। नॉन बिजनेसेस के लिए जो आपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखा हुआ है। आगे आ रहा है इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, शेयर, स्टॉक, यूनिट। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे जैसे आपकी नेशनल सेविंग स्कीम है, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जैसे नाफा फंड्स हैं, आपका कोई सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में, तो उन सब की डिटेल आप इधर ऐड करेंगे। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। आई बैन, IBFT, आपका फंड का नंबर, आपके अकाउंट का नंबर जो भी है वो इधर आ जाएगा। और कंटेंट में आप लिख देंगे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फंड्स के केस में फ़ंड का नेम लिख देंगे, और इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा। जैसे नाफा फंड है तो NBP आ जाएगा, जैसे आपका नेशनल सेविंग स्कीम है तो आप पहले लिख देंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, फिर आगे NSC लिख देंगे। आपका कोई फंड है, डेली डिविडेंड है, जो आपके नाफा फंड्स है, तो डेली डिविडेंड लिखेंगे, स्कीम का नेम, और आगे आप लिख देंगे नाफा फंड्स। आपका कोई बैंक है तो आप लिख देंगे सेविंग अकाउंट, आगे आप कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आप बैंक का नेम लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, ब्रांच का नेम लिख देंगे, और कॉमा दे के आप सिटी का नेम लिख देंगे। तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। डेट नॉन बिजनेस, एडवांस, डेट, डिपॉजिट, प्रीपेमेंट, रिसीवेबल, सिक्योरिटी। अगर तो आपने किसी बंदे को लोन दिया हुआ है, आपने लोन दिया हुआ है, या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, या कोई प्री पेमेंट दी हुई है, एडवांस में कोई पे किया हुआ है, तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी, या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। जिस बंदे को आपने लोन दिया हुआ है या जिस बंदे को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, सपोज आप घर रेंट पे लेते हैं, आप उस बंदे को 1 मंथ की जो रेंट है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं, तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। जिस बंदे को पैसे दिए हुए उसका CNC आ जाएगा, और नीचे उसका नेम आ जाएगा। और अगर आप लिखना चाहें तो आप डेट की टाइप भी लिख सकते हैं, मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट रेंट। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ।
उसके बाद मेरे पास आ रहा है मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस। तो मेरे केस में ये देखें, एक बाइक पहले से ही एडिड है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। तो मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस में आपकी बाइक भी आ जाएगी, आपकी कार भी आ जाएगी, ट्रक व्हाट्सएवर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो इधर आ जाएगी। तो व्हीकल में सबसे पहले ये देखें, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है, LEA व्हाट्सएवर जो भी है वो पूरा नंबर आप लिख देंगे। और कॉन्टेंट्स में आप जाकर लिख देंगे जो उसका मॉडल है, आगे कितने सीसी है, और लास्टली आप कंपनी का नेम लिख देंगे। सपोज मैं कुछ लिख देता हूँ इधर, 2017 मॉडल। 2017 मॉडल अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 1300 सीसी, एंड लास्टली जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा वो आ जाएगा। सो इस तरह आप अपनी जो व्हीकल है उसको ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर, तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ये देखें, मेरे पास एक बाइक आ रही है, इसके नीचे एक और रो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें सिंपली आप अमाउंट लिखेंगे और सिंपली कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद मेरे पास आ रहा है प्रीशियस पोजेशन। तो प्रीशियस पोजेशन में आपके पास जो कीमती खजाने हैं वो आ जाएंगे। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। प्रीशियस पोजेशन में नेचर ऑफ एसेट में आप ज्वेलरी लिख देंगे। तो मैं ज्वेलरी लिख देता हूँ। कॉन्टेंट्स में जाऊंगा, वो आगे कह रहा है गोल्ड और 10 ग्राम, तो गोल्ड लिख लेते हैं। और जितने तोला है, सपोज हमारे केस में 10 तोला है तो 10 तोला लिख दूंगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखें प्रीशियस पोजेशन के नीचे प्रीशियस पोजेशन और एक ज्वेलरी गोल्ड 10 तोला ये मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गया। तो सिंपली ये देखें, ये मेरे पास कॉलम है, इधर जीरो वैल्यू आ रही है। तो इधर कोई भी वैल्यू आप लिख दें। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आ रहा है हाउस होल्ड इफेक्ट। तो हाउस होल्ड इफेक्ट में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके जितने भी गैजेट्स हैं, आपके फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सारी अमाउंट्स इधर आ जाएंगी। आपका फर्नीचर है, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आपके पर्सनल गैजेट्स हैं, वो सारे इधर आ जाएंगे। तो इधर मैं सिंपली अमाउंट ऐड कर देता हूँ। सपोज हमारे केस में था 6.5 लाख। उसके बाद आ रहा है पर्सनल आइटम। पर्सनल आइटम में आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप ये आ जाएगा। तो ये मेरे केस में 40,000 था। कैश नॉन बिजनेस, जो आपके पास दस्ती कैश है, नकद जो कैश पड़ा हुआ है, ये उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। तो ये मेरे पास पहले से एडिड है, लास्ट ईयर से ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है। सो मेरे पास हाउस होल्ड इफेक्ट नहीं थे, मैं इसको जीरो कर देता हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड किया है। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, नीचे चलता हूँ। एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट में कोई भी आपके पास एसेट्स जो ऊपर डिफाइंड नहीं है, जैसे ऊपर मोटर व्हीकल का टैब बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट का टैब बना हुआ है, आपका प्रॉपर्टीज़ का टैब बना हुआ है, डेट का टैब बना हुआ है, लेकिन बैंक का टैब नहीं बना हुआ। तो जो आपके करंट अकाउंट है उनको ऐड करने के लिए आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। एक तो करंट अकाउंट हो गया। इसके अलावा अगर आपने कोई किसी सोसाइटी की फाइल ली हुई है तो उस फाइल को भी आप प्रॉपर्टी में मेंशन नहीं करेंगे जब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र ना हो जाए, आपको सोसाइटी का मेंबरशिप कार्ड ना मिल जाए या मेंबरशिप लेटर ना मिल जाए, जिसको आप अलॉटमेंट लेटर भी कहते हैं। तो मैं कैश एंड बैंक को कंबाइन भी कर सकता हूँ। तो मैं कैश एंड बैंक को कंबाइन लिख देता हूँ। मैं खाली कैश इन हैंड नहीं लिखता, मैं कैश इन बैंक को कंबाइन लिख देता हूँ। तो कैश एंड बैंक बैलेंस लिख देता हूँ इधर, कैश इन हैंड एंड बैंक, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा कैश जो नॉन बिजनेस है इसको जीरो कर देता हूँ, और जो भी सारी मेरी अमाउंट आएगी वो सारी इधर मैं कैश इन हैंड एंड बैंक लिख दूंगा। एसेट्स इन अदर्स नेम, सपोज एक हस्बैंड है, उसने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे खरीद ली। उसकी वाइफ की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, उसने वाइफ को प्रॉपर्टी खरीद के दे दी और खुद से पेमेंट कर दी। तो उसकी डिटेल भी इधर आ जाएगी। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल आ जाएगी और आगे वो लिख देगा कि इन नेम ऑफ वाइफ। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे टोटल एसेट्स इन साइड पाकिस्तान, 1,84,000 के मेरे एसेट्स हैं पाकिस्तान में फिल वक्त। एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान,